हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस करंट अफेयर्स के शो के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, न्यूज़ होती है, उन्हें हम यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं, खासकर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे हम बात करें बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस या यूपीएससी एग्जाम, अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस शो को देखा करें, क्योंकि जितने भी एग्जाम से ओरिएंटेड रिलेटेड न्यूज़ होती है हम उन्हें यहाँ पे कवर करते हैं मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे यानी कल जो है हम इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि कैसे इनमें से क्वेश्चंस एक्चुअली में फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको करना क्या, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप नोटिफिकेशन की बेल भी प्रेस कर देंगे तो जैसे हमारी वीडियो आती है कोई भी, उसका आपके पास अपडेट भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए पेन एंड पेपर लेके बैठे ताकि आप सभी अपडेट्स को लिखते रहे, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है, क्योंकि इतने देखिए 6 से 9 महीने के करंट अफेयर्स जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अगर आप डेली उन्हें नोट्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए भी उन्हें रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहला इसमें ये हमारा है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स जो इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं उन सभी को देखिए आरबीआई के अंडर ला दिया है थ्रू एन ऑर्डिनेंस। देखिए इसकी बात बजट के अंदर भी कही गई थी, जो 2020 का बजट पेश किया गया था तब भी। और ये देखिए क्यों मेनली स्टेप लेना पड़ा है, क्योंकि खासकर आपको पता होगा जब पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जब कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, खासकर लोन के अंदर को जो जिनको दिया गया था जिस एक कंपनी को, उसका देखिए डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली सभी डिपोजिटर्स का पैसा भी कहीं ना कहीं उसके बाद स्टक हो गया था। तो हमने सारा आपको पता ही होगा पीएमसी बैंक का जो सारा केस आता था। और अब देखिए इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने जो यूनियन कैबिनेट है अभी उन्होंने डिसाइड किया कि सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को वो भी आरबीआई के अंदर ला रहे हैं थ्रू एन ऑर्डिनेंस। तो अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए, इसके बाद जो है इसे गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के थ्रू इसे अप्रूव कराएगी, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से पार्लियामेंट काफी टाइम से नहीं चल रही है। तो इसी वजह से जो इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू लाना पड़ा इस डिसीजन को कि सारे के सारे जो कोऑपरेटिव बैंक जो इंडिया के अंदर वर्क करते हैं उन्हें आरबीआई के अंडर लाया जाएगा, यानी अब उनकी सुपरविजन रहेगी आरबीआई की इन सभी कोऑपरेटिव बैंक्स पर। सो पहले देखिए गवर्नमेंट बैंक्स तो पहले ही थे, अब देखिए इसके अंदर 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, जिन्हें अब देखिए आरबीआई की सुपरविजरी पावर्स के अंदर लाया गया है। और ये कब ये देखिए डिसीजन लेने का मेन वजह यही थी जो मैंने आपको बताया, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो फियास्को हुआ था, फियास्को मतलब एक तरीके का फ्रॉड जो देखने को मिला था कि किस तरीके से एक ही कंपनी को इतना बड़ा लोन दे दिया गया और वो जब डिफॉल्ट हुआ तो ऑब्वियसली बात है सारे डिपॉजिटर्स का पैसा भी कहीं ना कहीं उसमें डूब गया था, जिसे अब देखिए धीरे धीरे करके जो है लिमिट लगाई हुई है। अभी तक पहले 50,000 तक की लिमिट थी कि आप 50,000 तक ही निकाल सकते हैं, अभी उसे बढ़ा के 1 लाख किया गया है, ठीक है ना। बट उसके बाद भी देखिए बहुत सारे ऐसे भी डिपॉजिटर्स हैं जिनका पैसा 1 लाख से ज्यादा वहां पे जमा था, तो उनका अभी भी पैसा कहीं ना कहीं वहां पे फंसा हुआ है उन लोगों का। सो यूनियन कैबिनेट ने देखिए फेब्रुवरी मंथ के अंदर अमेंडमेंट भी किया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ताकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स उनको एक तो स्ट्रेंथन किया जा सके और इस तरीके के केस जो है फ्रॉड जो है फिर आगे देखने को ना मिले। और अगर हम बात करें ओवरऑल जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, देखिए ऐसा नहीं, इसमें अराउंड 8.6 करोड़ डिपॉजिटर्स है जिनका इनके अंदर अकाउंट है 1500 अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। तो इसलिए देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी डीलिंग करते हैं, ठीक है ना। हम कई बार सोचते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स में कितने लोगों का अकाउंट होगा, तो आप देख सकते हैं 8.6 करोड़ डिपॉजिटर्स है जिनका इन 1500 अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर अकाउंट है, जिन्हें आप देखिए आरबीआई के अंडर सुपरविजरी पावर के अंदर लाया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आरबीआई का लोगो है और जो इनका हेड ऑफिस है वहां का ये इमेज है। नेक्स्ट है देखिए आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है शार्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 4.5% इन इंडियन इकोनॉमी इन 2020, यानी 2020 का जो ये पूरा देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आईएमएफ की प्रोजेक्शन ये है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ने के बजाय जो है नेगेटिव में ग्रोथ रेट रहेगी और 4.5% का कॉन्ट्रैक्शन। और मैंने आपको देखिए कल भी बताया था, इससे पहले वर्ल्ड बैंक की भी इसी तरीके से प्रोजेक्शन आ चुकी है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस ईयर। और मेन रीजन आपको पता है पैंडेमिक है, उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया गया इतनी लंबे टाइम तक, और अभी भी देखिए आपको पता है सिर्फ पार्शियल चीजें ही, हर चीज देखिए अभी भी ओपन नहीं हुई। अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तो अभी भी देखिए ट्रेन को इतनी चल नहीं रही है, बसेज हो गई जैसे पहले चला करती थी, तो सारा देखिए जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है उसको देखिए काफी इस पे अफेक्ट पड़ा है इस लॉकडाउन की वजह से। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, होटल्स थे, सारे देखिए ऑब्वियसली बात उन पे एक बहुत बुरा असर पड़ा है। और जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो देखिए सारे अपने घर गए, तो वापस उनको लाने की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारे फैक्टर्स ने एक साथ जो है देखिए कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लाया गया है।
और तो आईएमएफ की अगर हम डिटेल में बात करें कि उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया है, तो वह कि जो इंडिया की जीडीपी है वो जो है 4.5% से, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जबकि पहले आईएमएफ ने जो अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो इनकी रिपोर्ट ये रिलीज करते हैं, वो उसके अप्रैल मंथ के लिए इंडिया की जो ग्रोथ रेट कहा था कि पॉजिटिव रहेगी 1.9%। ये देखिए पहले की बात है जब इन्होंने कहा था कि पॉजिटिव रहेगी, लेकिन 1.9%, बहुत कम ग्रोथ की इन्होंने बात कही थी। बट अब देखिए इसके बाद जब जैसे जैसे देखिए लॉकडाउन ये बढ़ा, और अभी भी अगर हम देखें तो प्रॉपर तरीके से देखिए हमारी इकोनॉमी अभी भी वैसे नहीं चल रही जैसे पहले चला करती थी। तो ऑब्वियसली बात है, अब उन्होंने जो रिवाइज प्रिडिक्शन किया उसके अकॉर्डिंग भारत की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में रहने वाली है। बट उनका ये भी हालांकि कहना है कि जो भारत की इकोनॉमी है अगले साल यानी 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रोथ रेट जो है वो 6% रहने का अनुमान है उनके अकॉर्डिंग। और एक अच्छी चीज है कि देखिए अगले साल जो है कम से कम ये मान के चले कि हमारी इकोनॉमी फिर से पटरी पे आएगी। उसके लिए देखिए बहुत जरूरी है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसका कहीं ना कहीं कोई वैक्सीन आनी चाहिए, कोई इसकी मेडिसिन आनी चाहिए, तो ही जो है वापस हमारी लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। अगर बात करें इसके अलावा, अगर इन्होंने देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड भी कुछ प्रिडिक्शंस की है कि ओवरऑल जो है एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जिसमें ओवरऑल जो इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की है वो 4.9% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखिए जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप खुद से समझ सकते हैं इतनी सारी कंट्रीज इसके अंदर है, ओवरऑल 4.9% से कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब एक बहुत ही बड़ा रिसेशन आने वाला है। इसके अलावा कुछ स्टैटिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। आईएमएफ के एट प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और चीफ इकोनॉमिस्ट ये देखिए इंडियन ओरिजिन के गीता गोपीनाथ। तो ये एक अच्छी चीज है कि आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट तक की पोजीशन पे इंडियन ओरिजिन के लोग इस टाइम पे बैठे हैं और इन्हें चला रहे हैं। आपको दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो ये देखिए आईएमएफ की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ने देखिए ऑनर किया है के शैलजा को फॉर हर एफर्ट्स टू फाइट कोविड-19। ये देखिए के शैलजा की अगर हम बात करें तो ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर है। तो उन्होंने ये इनवाइट किया था एक पैनल डिस्कशन के लिए ऑन वर्ल्ड पब्लिक सर्विस है। ठीक है, जहां पे उन्होंने बात की थी, उन्होंने अपनी पॉइंट रखा था कि कैसे खासकर केरला ने जो स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की है पेंडेमिक के स्प्रेड को रोकने के लिए, उसकी वहां पे उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफी अच्छे तरीके से की, यानी अगर किसी एक पर्सन अगर कोई इन्फेक्टेड है तो किस किस के कॉन्टैक्ट में है उनको ढूंढ के उनका टेस्ट करना, फिर एग्रेसिव टेस्टिंग उन्होंने करी और क्वारंटाइन किया। जिन लोगों को देखिए ओबीसी बात है तो उनको एक प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए अलग थलग रखा, ताकि जब तक वो प्रॉपरली ठीक नहीं होते उनको अलग रहने को कहा गया। इसकी वजह से जो अभी तक अगर आप देखेंगे केरला के अंदर जो केसेस है वो काफी कंट्रोल में है। तो जो वहाँ की स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है के शैलजा, उन्होंने यहाँ पर बात की थी, उन्होंने केरला मॉडल की बात करी कि कैसे उन्होंने कोविड-19 को रोकने में उनका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है केरला का। और यहाँ तक देखिए बात करें के शैलजा की, तो पहले टीचर थी और इनको काफी रिकॉग्निशन भी मिल रहा है जो इनके एफर्ट्स रहे हैं खासकर केरला स्टेट के अंदर इस पेंडेमिक को रोकने के अंदर। ठीक है, तो ये है, देखिए अगर आप देख सकते हैं ये के शैलजा है, इन्होंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशंस ने जब इन्हें बुलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, देखिए हरियाणा गवर्नमेंट और रिलायंस जियो टीवी, इन्होंने देखिए एक एग्रीमेंट किया है, कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि 52 लाख स्टूडेंट्स को अराउंड ये एजुकेट करें। क्योंकि आपको पता है देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इस पेंडेमिक की वजह से अफेक्टेड है। सारे आप देखेंगे स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, तो जितना भी देखिए गवर्नमेंट की कोशिश है जितना ऑनलाइन इसको किया जा सके एजुकेशन को, ताकि लोग घर से ही स्टडी कर पाए, ये कोशिश है सभी गवर्नमेंट्स की, चाहे सेंटर हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई। तो उसी बीच हरियाणा गवर्नमेंट और रिलायंस जियो टीवी ने ये एग्रीमेंट किया है, जिसके अराउंड 52 लाख स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि बेनिफिट मिलेगा इससे, जो खासकर रूरल एरियाज में रह रहे हैं। तो इस न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो चीफ मिनिस्टर्स का डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत एजुकेशन को एक्सपेंड करना भी एक एम है, साथ ही साथ रूरल एरियाज के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान में रख के, ठीक है ना, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस जो है वो भी ध्यान में रहे। इसके अलावा एजुकेशन भी जो स्टूडेंट्स है वो घर बैठे लेते रहे। तो इस एग्रीमेंट के तहत 4 चैनल्स है एडुसेट के, जो देखिए अवेलेबल है जियो प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, तो आप जो अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट है तो अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उठा सकते हैं। और इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अगर हम बात करें तो स्टेट काफी डिफिकल्टी तो फेस कर ही रही एजुकेशन देने में, और सिर्फ हरियाणा की नहीं बाकी स्टेट्स भी, आप सभी को पता है कि रूरल एरियाज में अभी भी वैसा सेटअप नहीं है जैसा खासकर हम देखते हैं अर्बन एरियाज में रहता है। उनके पास तो देखिए फोन है, स्मार्टफोन है, वो स्टडी कर सकते हैं, बट रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वैसी नहीं होती जैसी अर्बन एरियाज में रहती है। तो एक अच्छी चीज है ये एग्रीमेंट।
और आप देख सकते हैं किस तरीके से आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो टीवी के थ्रू जो है स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा और आखिरी, वो है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने इनैग्योरेट किए हैं 2 ब्रिज, एक उधमपुर के अंदर और एक डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ब्रिजेस। सो यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आते हैं, एक का नाम है देविका ब्रिज जो कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, और दूसरा पुनेजा ब्रिज जो कि बदेरवा ये के अंदर है। तो ये 2 ब्रिजेस का इनैग्योरेशन किया, एक देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज। ये देखिए वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू इन्होंने इनैग्योरेट किया है। अगर बात करें इन ब्रिजेस की, तो जो रिवर देविका है इन उधमपुर हैज बीन कंप्लीटेड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विद इन 15 मंथ्स। और 15 महीने के टाइम पीरियड के अंदर इस ब्रिज को बनाया गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन काम है बॉर्डर एरियाज के अंदर सड़कें बनाना। जबकि जो दूसरा ब्रिज है पुनेजा ब्रिज, उसको देखिए बनाने में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 36 मंथ, ठीक है ना, 3 साल का टाइम लगा। और ये जहां तक देविका ब्रिज की बात है, तो 10 मीटर लंबा ब्रिज है, जिसके बाद जो है उम्मीद की जा रही, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम उस एरिया में रहती थी, ठीक है ना, उधमपुर के अंदर, वो उसमें काफी हेल्प मिलेगी, उससे पैसेज जो है काफी स्मूथ हो जाएगा पैसेंजर्स का। चाहे वो आर्मी के कन्वॉयज भी हो गए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जम्मू के थ्रू जो है पूरी सभी जो है जो हमारे कन्वॉयज है, व्हीकल्स है, वो कश्मीर की तरफ भी जाते हैं। और एक 50 मीटर का जो लंबा पुनेजा ब्रिज बनाया गया, ये काफी स्ट्रेटेजिक है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट ब्रिजेस है जिनका इनैग्योरेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू। और आप ये देख सकते हैं उसकी फोटो, जब ये लॉन्च किया गया था, इसे इनैग्योरेट किया गया था, वहां की फोटो है। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। इससे पहले देखिए हमने बात की हरियाणा गवर्नमेंट और रिलायंस जियो टीवी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है 52 लाख स्टूडेंट्स को अराउंड एजुकेट करने का। देन हमने बात की यूनाइटेड नेशंस ने जो के शैलजा जी को ऑनर किया है, उनके कोविड-19 के दौरान जो उनका रोल रहा है केरला स्टेट का रहा है उसके लिए। फिर जो आईएमएफ की प्रोडिक्शन है कि इंडियन इकोनॉमी 4.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और उम्मीद है कि अगले साल कम से कम भारत की इकोनॉमी, जो इनकी प्रिडिक्शन है 6% की ग्रोथ रेट रहेगी, तो एक काफी अच्छी चीज है ये भी खैर। और आखिरी में हमने देखा तो जो सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंडर लाना ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, खासकर पीएमसी बैंक के अंदर जो फ्रॉड हुआ है उसके बाद, ठीक है। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दें। तो आज के इस करंट अफेयर्स में इतना ही। कल देखिए मैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में आपके साथ कवर करूंगा, तो उसे भी आपको जरूर देखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन।